खैर, हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखो, हम लोग कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण हम लोगों ने डिवाइड किया था 1885 से 1905। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई है? स्थापना की गई है, और 1905 तक इसका कार्यकाल चला। ये ऐसा था जो उदारवादियों का काल माना जाता है। लगभग 20 साल तक किसका चला? उदारवादियों का चला, जिसमें सत्ता के लिए कोई लोभ लालच नहीं था। यानी सत्ता अर्थात कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए या विभिन्न प्रकार की किसी सत्ता के लिए किसी के अंदर लालच नहीं था। लेकिन 1905 के बाद नहीं, आपसी मतभेद का दायरा क्या होने लगा? बढ़ने लगा। कांग्रेस प्रतिद्वंदी की संख्या बढ़ने लगी। कांग्रेस सदस्यों के भीतर अपने आप को वर्चस्व के लेकर लड़ाई होने लगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये बात करता हूं कि कौन कौन लोग जो है उदारवादी नेता के रूप में आते हैं, तो नाम आपको याद होगा, ठीक है ना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बेमोश चंद बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, रास बिहारी घोष, रविंद्र चंद दत्ता, मतलब आरसी दत्ता इनको शॉर्ट में कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग क्या बने थे उस जमाने में? क्या रहे थे बच्चों? उदारवादी नेता के रूप में। उदारवादियों ने समाज में अपना अहम योगदान दिया। जैसे आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आर्थिक क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसमें आरसी दत्ता और दीनाशाही वाच के द्वारा न धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया, जो ब्रिटिश के लिए क्या था? अपने आप में चुनौती था। इन्होंने क्या किया है? प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। जैसे आईसीएस परीक्षा में उम्र सीमा में वृद्धि की मांग की गई थी। उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयता को जगह मिले। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। उस जमाने में अमृत बाजार पत्रिका जैसे चीज़ों को बाहर की तरफ निकाला। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र तमिलनाडु के क्षेत्र में, हिंदी में भी, बंगाली में भी, तरह तरह के क्षेत्रों में उन्होंने अपना काम किया। उदारवादियों के काल में ही कांग्रेस के भीतर एक गरम दल भी तैयार हो रहा था, जिसे उग्रवादी दल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ना, और बिपिन चंद्र पाल, साथ में अरविंद घोष भी थे। आपको याद होगा 1907 का वह सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ? अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ? मारपीट हुआ। उग्रवादी नेता चाहते थे कि हम लोग का अध्यक्ष बने, और उदारवादी नेता चाहते थे हम लोग का अध्यक्ष बने। दोनों में मारपीट हुई, और अंततः उदारवादी ग्रुप के ही, समूह के ही नेता क्या किए? नेतृत्व किए। उन उदारवादी नेता का नाम था रास बिहारी घोष। कब की अधिवेशन में बच्चों? 1907 के अधिवेशन में। कहाँ हुई थी? सूरत में। तो सूरत अधिवेशन में मारपीट भी हुई थी। इस अधिवेशन में अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से यही बात 1916 में नहीं, क्या हुआ था? एक अधिवेशन हुआ, और फिर से नरम दल और गरम दल को एक लाया गया। बच्चों, इसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस एक हुआ। कब हुआ? 1916 के लखनऊ समझौते में, ठीक है। नरम दल गरम दल एक हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अलग कब हुआ है? 1907 का सूरत अधिवेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें हम लोग बात किए थे कि 7 अगस्त 1905 को हम लोग कलकत्ता के टाउन हॉल में ये मीटिंग रखे, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें क्या करना है। 2 चीज़ बहुत माइनॉरिटीज़ में डेवलप करना है। पहला कि हमें स्वदेशी अपनाना है, दूसरा अंग्रेजों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। और इसी मेथड पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि स्वदेशी अपनाना है और अंग्रेजों को क्या करना है? बहिष्कार करना है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोग में कौन थे? बंगाल में एक अधिपत्य व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना बच्चों? बंगाल में बहुत इनका अधिपत्य। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष ने बंगाल विभाजन में बंग भंग आंदोलन में क्या किया? डेवलप किया। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया? एक योजना लाई थी, जिसमें बंगाल को क्या करना था? विभाजन करना था। बंगाल 2 तरीके में विभाजित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से लागू की गई बंगाल को विभाजित करने में। पहले बंगाल के रूप में ये पश्चिम बंगाल प्लस बिहार जुड़ा। बिहार का पार्ट है झारखंड और उड़ीसा।
यानी नया प्रांत बना बंगाल, राजधानी बनी कलकत्ता। बंगाली जो है अल्पसंख्यक है, बिहारी और उड़िया बहुसंख्यक में थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कौन से ऐसे जातियां थी जो क्या था, ज्यादा था, तो क्या था, बहुसंख्यक थे। तो बिहारी और उड़िया की संख्या ज्यादा थी और बंगाली जानने वाले की संख्या कम थी। इसका दूसरा पार्ट बांग्लादेश आया और असम आया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसे हम लोग पूर्वी बंगाल के नाम से जानते हैं, राजधानी ढाका हुई। मुसलमान बहुत ज़्यादा थे बच्चों, इसलिए डिमांड हुई धर्म के नाम पर 1971 में एक नया देश बना। बात समझ गया ना, इतनी ज़्यादा मुसलमान की अधिकता थी कि डिमांड हुआ और 1971 में एक नया मुल्क आया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। तो 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ है। वो एक पूर्वी पाकिस्तान का इलाका था, लेकिन पहले क्या था, पूर्वी बंगाल का पार्ट था। हिंदू वहाँ पे कम थे और उप गवर्नर के रूप में नाम बम्फल्ड फूलर वहाँ पे काम कर रहे थे। पूरे बंगाल में 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि वहाँ के नेता नहीं चाहते थे कि बंगाल का क्या हो बच्चों, विभाजन हो। मैं बात करूं, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व होने लगा, विध्वंसक क्षेत्र हुआ और फिर हम लोग बंग भंग आंदोलन को पढ़ेंगे और यहीं से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि किस प्रकार से हम लोगों ने दिल्ली दरबार का बंग भंग आंदोलन का योजना का अंत करना क्या था। ये बंग भंग आंदोलन जो है, इस योजना का अंत कैसे हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चले स्वदेशी आंदोलन की भार 1908 तक कमजोर पड़ गई, यानी वो ज्यादा मजबूती से नहीं रहा, सूरत फूट में इतने कमजोर बना दिया। लेकिन आंदोलन का अंतिम रूप से समापन तब हुआ जब दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बंग भंग की योजना को रद्द करने की घोषणा हो गई। आपको याद है, सूरत अधिवेशन में कमजोर होने का कारण था उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो। तो जब अपने ही समूह के लोगों के बीच क्या होने लगेगा, लड़ाई होने लगेगा, तो आंदोलन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ये बंग भंग आंदोलन में लगभग उदारवादी नेता शामिल थे, उग्रवादी नेता शामिल नहीं थे, क्या थे, उदारवादी नेता शामिल थे। और इन उदारवादियों के सहयोग करने के लिए उग्रवादी तैयार नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, लड़ाई थोड़ा कमजोर पड़ा। तो वही लिखता है कि बंग भंग आंदोलन जो है वो 1908 में कमजोर पड़ गई, लेकिन सूरत ने इसे और कमजोर बना दिया, सूरत फुट इसे और कमजोर बना दिया। कब हुआ था सूरत फुट, 1900, सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में, ठीक है ना। तो 1908 में ये कमजोर रहा, 1911 में तो पूरा कमजोर खत्म हो गई। कब, जब दिल्ली दरबार में बंग भंग आंदोलन की बात करते हैं। अब दिल्ली दरबार क्या है उसको जरा समझिए। 1911 का दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी के आगमन पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया गया। इस समारोह में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर कई घोषणाएं की जो निम्न हैं। पहले ये जानिए, ये जॉर्ज पंचम कौन थे। यही जॉर्ज पंचम है और उनकी पत्नी मेरी, जिनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या गुण गाया था, जाना गाना मन, ठीक है ना। और यही जॉर्ज पंचम है जिन्होंने दिल्ली दरबार लगाया 1911 में, मतलब 1911 में, क्लियर है। 1911 में जब यहाँ आते हैं तो भारत का गवर्नर कौन होता है बच्चों, वायसराय कौन होता है, लॉर्ड हार्डिंग। और ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह राजा के तरफ से, सम्राट के तरफ से, या तुम कह सकते हो जॉर्ज पंचम के स्टेटमेंट को वही स्टेटमेंट दिया होगा। तो ये पढ़ता है, बोलता है, हम लोग के लिए फरमान जारी करता है। और पहला फरमान जारी करता है कौन सा, कि बंगाल विभाजन की योजना को रद्द कर दिया गया। क्लियर है, बंगाल विभाजन की योजना क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करके घोषणा की गई, मतलब निर्णय लिया गया कि अब राजधानी कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, दिल्ली रहेगी, कलकत्ता खत्म हो गई। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि बंगाल विभाजन योजना कब खत्म की गई, 1911 में, किसके द्वारा, जॉर्ज पंचम और गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित करी गई, आप लोग को भी याद रखना है।
कि अभी हम लोग की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, पहले कहाँ थी, कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली कब गई, 1911 में। एनी प्रॉब्लम। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और उसी साल 1911 में ही, याद रखेंगे। तो आपको यह याद हो गया कि ये बंगाल के टुकड़े हुए तो उसी साल बना बिहार भी और उड़ीसा भी, समझ गई। तो आपको याद रखना है कि बंगाल से उड़ीसा कब अलग हुआ है, सॉरी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है, 1911 में। जिस प्रकार बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ है, उसी प्रकार नहीं, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है, 1911 में। जो प्लान आया, एक प्लान आया, उसी प्लान के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। वो प्लान कौन था बच्चों, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कौन लगाया था, जॉर्ज पंचम। उसकी पत्नी कौन थी, महारानी मेरी भी यहाँ पर आई थी। अब 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना बार मैं बता रहा हूं। आरसी मजूमदार साहब इसकी क्या कर रहे थे बच्चों, अध्यक्षता कर रहे थे। तो 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मैं पहले बता दिया कि लखनऊ पैक्ट, ठीक है ना, लखनऊ समझौता के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग और क्या हो गया था, कांग्रेस भारतीय एक हो गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। किसके कहने पर हुआ था ये, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कहने पर। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान लखनऊ में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। दो महत्वपूर्ण बातें हुई, कौन सा, लीग एवं कांग्रेस एक हो गया और गरम दल और नरम दल एक हो गया। 1916 से लेकर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 तक हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। ध्यान से सुनो, 1916 से लेकर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में हो गया और हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन शुरू की गई बच्चों, जो चंपारण से शुरुआत होती है, किसान आंदोलन, ठीक है। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जिससे महात्मा गांधी बहुत नाराज हो गए और नाराज होने के कारण उन्होंने क्या किया, त्याग दिया कि हम इसको नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि आप लोग अहिंसात्मक बात नहीं कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो आप लोग कर ही नहीं रहे। जिससे उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद हिंदू और मुसलमानों ने इस आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता के बारे में समझिए। राष्ट्रीय आंदोलन में के दरमियान अंग्रेजों के अलावा जिन विचारधाराओं ने प्रमुख भूमिका निभाई, उनमें से सर्वाधिक प्रमुख सांप्रदायिकता की विचारधारा थी। इसके कारण भारत को आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन के साथ। सांप्रदायिकता क्या है, जब धर्म के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में किसी को बांटते हैं, वह सांप्रदायिकता का पार्ट मिलता है, ठीक है। तो अंग्रेजों से हमें आजादी तो मिली, लेकिन कैसे मिली, सांप्रदायिकता का जहर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम लोग को एक नए मुल्क में बंटवारा करके, है ना, डेवलप करके हमें एक नया टाउन मिला, हमें नया एक स्टेट के रूप में डेवलप होकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिला। ये सांप्रदायिकता की जहर ही है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखता है, जरा ध्यान से समझना कि 1 अक्टूबर 1906 को अभिजात मुसलमानों का एक वर्ग आगा खां के नेतृत्व में अपनी जाति की कुछ समस्याओं लेकर तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से मिले। इसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, अंग्रेज लोग इस भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से समझते थे। तो कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो जितने लॉर्ड लोग थे जो मज़ा लेने के लिए कुछ दिन के लिए इस इलाके में शिफ्ट होते थे, शिमला वाले इलाका, मतलब ठंडक वाले इलाका में, समझ गए। इसीलिए उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था। किसको,
शिमला को, मतलब गर्मी के दिनों में वो लोग वहां चले जाते थे, ठीक है ना। दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है। दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत ठंडा पड़ता है, और प्रकृति का लगभग सभी क्षेत्रों को वहां से कवर किया जा सकता है आसानी से। आप जितने सारे ट्रैवल एजेंसी हो, अगर आप बुक करते हो तो पिकअप की बात करेगा ना, तो बोलेगा हम दिल्ली से आपको रिसीव करेंगे, और दिल्ली से ही सबको एब्जॉर्ब करके ले जाता है। जम्मू कश्मीर जाना हो, हालांकि अब तो कोई जाता नहीं है जल्दी, अभी जम्मू कश्मीर में घूमने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, ठीक है, अभी इधर इधर ही रह जा रहा है, डर लगता है सबको। तो 1 अक्टूबर 1906 को अभिजात के मुसलमानों का एक वर्ग आगा खां के नेतृत्व में अपनी जाति कुछ समस्याओं लेके तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में मिला। इसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानता है, याद रखना। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। अखिल भारतीय मुसलमान लीग की स्थापना, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में यहाँ पे सुन लीजिए, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा था उधर से। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब, ये ढाका कौन है? पूर्वी बंगाल, उस समय में ये क्या था? पूर्वी बंगाल था, ठीक है ना, असम का इलाका प्लस बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का इलाका, बंगाल की राजधानी पूर्वी बंगाल के रूप में डेवलप था, बांग्लादेश, ढाका। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक पृथक राजनीतिक संस्था की स्थापना पर विचार विमर्श हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हो गया। याद रखेंगे कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेतृत्व किसने किया था? सलीम उल्लाह खां। दिसंबर 1906 में ढाका में हुए मुस्लिम लीग के इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां ने किया। याद रहेगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? ढाका में, और अध्यक्ष कौन बने बच्चों? सलीम उल्लाह खान, ठीक है ना, नाम क्या है? सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? सलीम उल्लाह खां। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब मुस्लिम लीग के बारे में जाने कि अगर मुस्लिम लीग जो लगातार काम करने लगा, तो 1907 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण हुआ। 1906 में स्थापना हुई, 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना, 1908 में प्रथम अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अब देखो, प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ, जिसका अध्यक्षता वहीं के व्यक्ति के द्वारा किया गया, लेकिन संवैधानिक नहीं था, पार्टी की संविधान नहीं थी। तो 1907 में पार्टी की संविधान बनी, और 1908 में संविधान के तहत पहला पंजाब के अमृतसर में, देख रहे हो, संविधान के अनुरूप मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में। लाइन समझ रहे हो ना? प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ, लेकिन संविधान का अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, लिखा रहेगा प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1906 में या 1908 में, और फिर क्वेश्चन बना दे संविधान के अनुरूप प्रथम अधिवेशन कब हुआ। दोनों बात अलग अलग, क्लियर है? इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का आजीवन अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। आगा खां नेतृत्व किए थे, मुसलमानों से मुसलमानों की समस्या लेकर के लॉर्ड मिंटो से बात करने गए थे, लेकिन पहली बार जब विचारधारा की बात हुई तो उस समय उसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया। पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? अभी आपको याद होगा, पहली बार अध्यक्ष का नाम ढाका के नवाब कौन थे? सलीम उल्लाह खां। लेकिन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आजीवन, जीवन भर कौन रह गए? आगा खां। और कब नियुक्त किए गए? 1908 में, ठीक है ना। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। मैं बात करता हूं कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया मुस्लिम लीग का उद्देश्य? तो पहला, ब्रिटिश शासन के प्रति मुसलमानों की निष्ठा एवं विश्वास बढ़ना। ब्रिटिश शासन पर मुसलमानों प्रति मुसलमानों का निष्ठा और विश्वास बढ़ाना है। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना और उसका विस्तार करना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही डेवलप हो,
ऐसा नहीं कि हर राजनीतिक तंत्र में सिर्फ हिंदू लोग ही जाए, मुसलमानों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रारंभिक गतिविधि क्या क्या? मुस्लिम लीग 1906 से लेकर के 1911 तक मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं का प्रभाव था तथा इसका स्वरूप सांप्रदायिक था, मतलब हिंदू मुसलमान था। इसी कारण से 1908 के अमृतसर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब की गई थी? 1908 में, याद रखना ये। 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अब मार्ले मिंटो सुधार जब आया तो 1909 में मुसलमानों के लिए क्या हो गया? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो गई। अब मैं बात करता हूं 1913 का लखनऊ मुस्लिम लीग अधिवेशन। क्या हुआ था लखनऊ के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में? इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया तथा कांग्रेस के साथ सहयोग करने पर बल दिया। 1913 का लखनऊ मुस्लिम लीग अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। यही मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग रखी। यही मोहम्मद अली जिन्ना है जिसने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही मोहम्मद अली जिन्ना है जो चौधरी रहमत अली के साथ मिलकर पाक की डिमांड की। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग में प्रवेश के साथ ही मुस्लिम लीग को राष्ट्रवादी विचार की ओर झुकाव शुरू हुआ। उसकी इसी विचारधारा के कारण सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जब आए तो क्या हुआ? उन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया और समझाया कि हमें राष्ट्र के प्रति क्या होनी चाहिए? राष्ट्रवादी भावना प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं बनाएंगे जिसे सिर्फ यह शो करेंगे कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यह हिंदुओं के लिए है। हमें यह सोचना है कि हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र एक है, इसलिए हम सबको अपना अहम योगदान देना चाहिए और उसमें अहम योगदान दिया गया है ना। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य बीच संबंध सुधार हो गए। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जब आया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संबंध बहुत सुधार हुए। इस दिशा में बाल गंगाधर तिलक ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों का प्रयास से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक अधिवेशन हुआ। मतलब दोनों के प्रयास से, ठीक है ना, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के सही मांगों को समाहित करने के वाली एक प्रस्ताव प्रस्तुत की जो जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग के नाम से जाना जाता है। याद हो गए बच्चों, 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी एनी बेसेंट तो देवी किए थे, ये भी लोग दिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मांगा? 14 सूत्री मांग रखा। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनिकल अवार्ड में ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना को 14 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लिया। यानी 1932 में जो 14 सूत्री मांगे थे मुस्लिम लीग की, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद सांप्रदायिक राजनीति मुद्दाविहीन हो गई। फलतः अब मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीतियों में एक नया राग अपना शुरू किया, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य। जैसे आप कोई डिमांड करते हैं लगातार, ठीक है, जब आपकी डिमांड पूरा कर दी जाएगी तो नेता का काम खत्म हो जाता है। तो जात का नेता का ढोलक कब तक बजता है? जब तक कुछ नया नया लफड़ा ना होते रहे। तो एक डिमांड कर लिया था, फिर दूसरा डिमांड। तो 14 सूत्रीय मांग जब रखी गई ब्रिटिश के द्वारा 1916 में, जब वो रखा 14 सूत्री मांग, तब वो जाकर के 16 साल बाद पूरा होता है और 1932 में क्या हो गया? पूरा हो गया, मान लिया। जब ब्रिटिश उसकी समस्या को मान लेता है तब वो लोग नया राप अपने लगता है, नया मतलब साउंड उसको सुनाई देने लगता है। कहता है अब हमें एक अलग राज्य ही दे दीजिए, नहीं हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। तो ये लोग का एक नया राज्य मांग होने लगी। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग शुरू हो गई। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का जन्मदाता मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग किसको माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम लीग अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य का विचार प्रस्तुत किया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का विचार स्पष्ट
कैम्ब्रियन विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। ये याद रखना कि मुसलमान पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, किसने किया था, चौधरी रहमत अली। मैं अभी थोड़ा देर पहले नाम बोल रहा था, यही चौधरी रहमत अली है जिन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का नाम रखा और कैम्ब्रियन विश्वविद्यालय का वह छात्र था। रहमत अली ने 1933 में एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, नाउ एंड नेवर। इसी पुस्तिका में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के विस्तृत विवेचना को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली, इकबाल, सबका नाम याद हो गया। इकबाल ने डेवलप किया था, चौधरी रहमत अली ने नामकरण किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग स्वीकारित कब हुआ, 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग अधिवेशन में। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जब हो रहे थे तब फकीराउल्लाह ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का मांग प्रस्तुत किया, जिसे मुस्लिम लीग ने अपने बहुमत से स्वीकार कर लिया। अब बेवेल योजना पर विचार करने के लिए सिमरा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। वहीं पे मुस्लिम लीग के हठी धर्मिता के कारण असफल हो गया। भारतीय इतिहास में कॉन्फ्रेंस की असफलता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब बिना मुस्लिम लीग के मांगों को स्वीकार किए कोई भी संवैधानिक प्रगति संभव नहीं है। बेवेल योजना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन मुसलमानों ने यानी मुस्लिम लीगों ने उसका जमकर विरोध किया। इतना हंगामा हो गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, फेलियर। अब सबको यह महसूस होने लगा था कि जब तक हम लोग मुस्लिम लीग के बातों को नहीं मानेंगे तब तक कोई संवैधानिक विकास संभव नहीं है। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया और पृथक मुस्लिम राज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम कैबिनेट मिशन को नहीं मानेंगे जब तक हमारा एक नया मुल्क नहीं होगा, और पाकिस्तान के लिए सभी लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। तब आती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। सीधे कार्रवाई का उद्देश्य था हिंदुओं के साथ मारपीट और सांप्रदायिक दंगे फैलाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते और देश का विभाजन एक अनिवार्य पक्ष है। बात से न हुई तलाक से हुई, गाने सुने। सीधे कार्रवाई मतलब बवाल उखाड़ो। देखोगे किसी परिवार में लगातार मांग कर रहा है, इच्छा है, ठीक है ना, अलग रहने की। दो भाई हैं, उसमें से एक पत्नी को मन है अलग रहने की, तो डायरेक्ट कैसे अलग होगा। तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई हुई, लड़ाई होकर गारा गुरजौनी होकर के रह जा रहा है, मामला गोबर माटी लगा दिया जा रहा है, अलग नहीं हो रहा है। तो एक दिन बात थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठोक देते हैं, यानी 2-4 लात उसको दे दिया, 2-4 लात हम खा ली। मारपीट हुई तो थोड़ा बात और खराब हो गया, फिर निर्णय लिया कि नहीं, दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग। सीधे कार्रवाई बोलते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई हुई, जिसमें उद्देश्य क्या था, हिंदुओं के साथ मारपीट करना। कौन किया होगा, यही मुस्लिम लीग के सारे सदस्य लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काए, आपस में लड़ाई की, मारपीट हुआ, और जिसके इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं रह सकता। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। जिन शहरों में सांप्रदायिक दंगा हुआ हो उनमें पहला था कलकत्ता 1946, बम्बई सितंबर 1946, नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान वहां में शांति स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी स्वयं गए थे। बिहार में भी दंगा हुआ, गढ़मुक्तेश्वर कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश। ये सब जगह भयंकर दंगा हुआ, यूं कह सकते हो उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण सब में आग लग गया था और सभी जगह लड़ाई लड़ गए थे। याद रखना, नोआखाली एक ऐसा जगह है जहाँ की सांप्रदायिक एकता दबाने के लिए महात्मा गांधी खुद गए थे। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में हुआ। 30 फरवरी 1947 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा की कि भारत को जून 1948 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। ये आदमी का नाम है, देश का नाम नहीं समझना, ठीक है ना। और इटली नहीं बच्चों, एटली, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की भारत को जून 1948 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। तब एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे का दौर चला, ठीक है। यानी 1947 में यह डेवलप कर दिया गया, ठीक है, निर्णय लिया गया कि 1948 जून से पहले आपको छोड़ दिया जाएगा।
इसके बाद तत्कालीन परिस्थितियों के कारण लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, जिससे सांप्रदायिक समस्या का निष्कासन किया जा सके। विभिन्न भारतीय नेताओं से मिलने के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र निदान है भारत का विभाजन। ठीक है, इंग्लैंड हम पे शासन कर रहा था, और इंग्लैंड शासन कर रहा था तो वो भेजा यहाँ पर, देखा कि बहुत ज़्यादा जिधर तिधर बवाल हो रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ आया, बहुत तरह के हिंदू और मुसलमान नेताओं से मिलने के बाद निर्णय लिया कि नहीं, अब इसका ऑप्शन क्या है बुआ, भारत के 2 टुकड़े करने ही पड़ेंगे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जो 3 जून 1947 को योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, माउंटबेटन प्लान क्या है? माउंटबेटन प्लान है भारतीयों को 2 भागों में बांटना। भारत विभाजन की योजना को महात्मा गांधी स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो हर कीमत पर पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के विरोध किया। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा देश क्या हो, 2 भागों में बटे। महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन की व्यवस्था को अलग किया। महात्मा गांधी हमेशा से विरोध करते, नहीं हमारा देश एक हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। जून 1947 में दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति पास कर दी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, ठीक है ना, पास कर दिया कि चलिए महात्मा गांधी को विरोध करना है तो करें, लेकिन हमें लगता है कि देश को इस सांप्रदायिक आग में झुलसाने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, देश को एक नया पृथक्करण देश ही मिल जाए, 2 पार्ट ही बच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 3 जून 1947 को कांग्रेस की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और हमें विभाजित स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ठीक है ना, जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और आपको पता है कि हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। कैसा आज़ादी प्राप्त हुई, विभाजित स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब हमको अलग और उसको अलग। अब यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग जानते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन हमारे लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, और क्रांतिकारी आंदोलन 2 पार्ट में हुआ, प्रथम चरण और दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण क्या है, देखो, क्रांतिकारी आंदोलन भारत के साथ साथ विदेशों में भी संपन्न हुआ। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 1910 तक के काल को रखा जाता है, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के असहकरण के विरोध में प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी से बहुत लोग नाराज हो गया, नहीं है, आपको हम मेन आदमी बना दिए हैं, और मेन आदमी बनाने के बाद आप बीच बीच में ही बार बार हर बार नखरा करने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, नखरा नहीं दिखाते, जैसे भाव दिखाना, तुम नौटंकी करते हम नहीं लड़ने जाएंगे। तो लोग को गुस्सा आ गया, अब बोला ये गांधी वांधी से कुछ होने वाला नहीं, हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर लोगों ने क्रांतिकारी काम करना शुरू किया। तब होता नहीं किसी का जब भाव घट जाता है तो फिर वो गुस्सा करके आता है। तो हमको लगता है कि जब ये स्थगन हुआ सहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी का भाव थोड़ा क्या हो गया, घट गया। तब महात्मा गांधी फिर बाद में आंदोलन को क्या किए, शुरू किए। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति को उखाड़ फेंकना। इसके लिए उन्होंने बम की राजनीति अपनाई। कौन राजनीति, बम की राजनीति। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या और पकड़े जाने पर फांसी की सजा से आंदोलन जोर पकड़ेगा, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा, ठीक है ना। वो लोग क्या निर्णय लिया कि ब्रिटिश अधिकारियों को क्या करना है, हत्या करना है, बम फेंकना है, और अधिकारियों की हत्या और पकड़े जाने पर फांसी की सजा से आंदोलन को जोर पकड़ेगा, और ये क्रांतिकारी की विचारधारा थी। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण में क्या हुआ देखेंगे बच्चों। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रथम चरण में इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, और इसके जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। इस महोत्सव का उद्देश्य था युवाओं को एकत्रित करके अस्त्र शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण देना और उन्हें अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्या करना, तैयार करना। वो आप लोग देखते होंगे, रामनवमी जब होता है तो लाठी लेके भाजने लगता है। गणपति महोत्सव में भी उसी तरह का होता है। तो ये लाठी भाजने का और ऐसे ऐसे करने का जो औजार हथियार चलाने की बात आती है, वो क्यों,
ठीक है ना। ये सब एक प्रशिक्षण का भाग है। हम लोग डायरेक्ट कहीं पर आश्वास रखने के लिए किसी को सलाह नहीं दे सकते, तो हम लोगों ने उसको धार्मिक तरीके से जोड़ा। और आदमी एक स्टेटमेंट देता है कि हम सब हिंदू भाइयों को घर में एक एक तलवार रखना चाहिए, नारियल काटने में काम आएंगे। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है तो तुम भी समझ रहा है और हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या बोला वहां पे, नारियल काटने के काम आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं बोल करके इनडायरेक्ट में समझा दिया गया कि हाँ आप सबको रखना है। क्योंकि अगर इस तरह का बात बोलेंगे कि नहीं सामुदायिक दंगे भड़काएंगे और उसमें ही काम आएगा, तो हम पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। उससे बचने के लिए क्या बोले, सबको रखना चाहिए। और क्या है, कौन सी काम का काटने में काम आएगा, नारियल काटने में। बात वही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से, क्योंकि हमको कानूनी रूप से भी बचना है ना बच्चों। यहाँ पर देखो तो कौन कौन महोत्सव आया, 1893 में गणपति महोत्सव किसने लाया, बाल गंगाधर तिलक। 1895 में कौन महोत्सव आया, शिवाजी महोत्सव। क्या मुख्य उद्देश्य था, युवाओं को नहीं लट्ठी भाला नहीं हथियार चलाने का ढंग सिखाना। हालांकि 1879 में रामोसी आंदोलन के दरमियान वासुदेव बलवंत फड़के ने सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह का दशांग प्रस्तुत किया, इसलिए भारतीय इतिहास में वासुदेव बलवंत फड़के को सशस्त्र राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। यानी वासुदेव बलवंत फड़के को पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने शस्त्र के साथ युद्ध किया। वासुदेव बलवंत फड़के से चापेकर बंधुओं ने प्रेरणा ग्रहण की और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। 1897 में चापेकर बंधु विष्णु चापेकर और दामोदर चापेकर ने व्यायाम मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजी सत्ता से क्या ले, लोहा ले। ठीक है, कौन बंधु बच्चों, चापेकर। दोनों भाई थे, विष्णु चापेकर और दामोदर चापेकर। इन्होंने किसकी, व्यायाम मंडल की स्थापना की, जिसमें युवाओं को शामिल किया गया और युवाओं को शामिल करके अंग्रेजों से लोहा लेने की बात कही जाती है। चापेकर बंधुओं का योगदान क्या है बच्चों, चापेकर बंधु 1896 से लेकर 1897 में पूना में प्लेग फैला, तो चापेकर बंधुओं ने पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष श्री रैंड द्वारा किए जा रहे अमानुषिक व्यवहार के विरोध में क्रांतिकारी गतिविधि कर दी। 22 जून 1897 को चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं एक अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं द्वारा यह हत्या भारतीय द्वारा यूरोपीय का प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। इस हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा हुई। 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन तैयार किया, जो बाद में 1904 में तरुण इटली के नाम से अभिनव भारत के रूप में रूपांतरित हो गया। ये चापेकर भाई जो लोग थे वो प्लेग जैसे भारत में फैला था, तो उस समय अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। अमानवीय व्यवहार करने का मतलब कि भारतीय लोग के साथ अलग व्यवहार, जैसे आज भी भारत में हो गया था। आप लोग देखे थे जब कोरोना फैला था तो गरीबों के लिए अलग व्यवस्था थी, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था थी भाई। ऐसा था कि ये बीमारी हमको लगता है मजदूर वर्ग गरीब आदमी को बहुत कम पकड़ा होगा। ये ज़्यादातर एसी रहने में वाले व्यक्तियों को पकड़ा, बड़े बड़े कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को नहीं पकड़ा। किसको पकड़ लिया, उस कारखाना के मालिक को पकड़ लिया, क्योंकि वो लोग के पास इम्यूनिटी पावर कम थी। ठीक है ना, तो लोग का अलग अलग व्यवस्था था, हम लोग की व्यवस्था अलग थी। तो गरीब लोग क्या करेगा अपने अधिकार के। इस कोरोना काल में किसी का भाग बहुत आगे बढ़ गया। कोरोना काल में किसी ने बहुत पैसा कमाया। कोरोना काल में मजदूर लोग दिल्ली से पंजाब से पैदल बिहार की तरफ आए, है ना। और उसी कोरोना काल में कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से उड़ा अपना जिंदगी बनाए, है कि नहीं। तो गरीब आदमी पैदल चला, उसकी स्थिति कितनी बेकार थी। अमीर आदमी को उतना दिक्कत हुआ नहीं हुआ, यही स्थिति है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर इसके बाद अगले दिन करेंगे